पाठ प्रवेश तंतारा वामीरो कथा। जो सभ्यता जितनी पुरानी होती है उसके बारे में उतनी ही ज्यादा किस्से और कहानियां भी सुनने को मिलती हैं। जो सभ्यता जितनी पुरानी होती है उसके बारे में लोगों की मान्यताएं कहानियां उतनी ही ज्यादा सुनने को मिलती हैं। किससे जरूरी नहीं कि सचमुच उस रूप में घटित हुए हों जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने को मिलता है। सॉरी, ये जरूरी नहीं होता है कि किससे उसी रूप में घटित हुए हों जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने को मिल रहा है। इतना जरूर है कि इन किस्सों में कोई ना कोई संदेश या सीख निहित होती है, कोई ना कोई शिक्षा जरूर हमें मिलती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। इनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा है, क्योंकि ततारा वामीरो के राइटर जो हैं वो लीलाधर मंडलोई हैं। प्रस्तुत पाठ तंतारा वामीरो कथा इसी द्वीप समूह एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। एक प्रेमी जोड़ा होता है, एक प्रेमी युगल होता है, उसको अपना आत्म बलिदान देना ही पड़ा था, क्योंकि विद्वेष आपसी वैर भाव जो है वो इतनी गहरी जड़ें जमा चुका था कि उखड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है, ये हर कोई जानता है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता है। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, साथ में पेंसिल रखना। जहां मैं कहूँ यहाँ अंडरलाइन करना है वहां अंडरलाइन करोगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो फिर आसानी से याद हो पाएंगे। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। ये पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 यानी 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। यानी इनका मानना है कि पहले कार निकोबार और लिटिल अंडमान दोनों एक ही थे। ये कैसे अलग हुए, इसके पीछे एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहां एक सुंदर सा गांव था। बहुत वर्ष बीत गए हैं जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, अलग नहीं थे। वहां एक बहुत सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था तंतारा। ततारा नाम था उसका। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। याद रखोगे, ये आगे क्वेश्चन बनेगा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। तंतारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता। कौन समझता था? तंतारा। सॉरी क्लास। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। अपने अच्छे कार्यों की वजह से, अपने परोपकारी सेवा भावी स्वभाव के कारण वह चर्चित था। सभी उसका आदर करते थे। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता था। दूसरे गांवों में भी
पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसे करीब रखना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ, इसे अंडरलाइन करोगे, पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। लोगों का मत था, यानी मानना था, बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। इसको भी अंडरलाइन करोगे। तंतारा जो तलवार कमर में बांधे रखता था, वो थी लकड़ी की ही, ऐसी कोई विशेष बात नहीं थी। फिर भी लोगों का ऐसा मानना है कि उस तलवार में एक अद्भुत दैवीय शक्ति थी। तंतारा अपनी तलवार को कभी अलग नहीं होने देता, वह हमेशा उसे अपनी कमर में बांधे ही रखता था। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी नहीं करता था, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाघ तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। यानी लोगों का ऐसा विश्वास था कि तंतारा के पास जो लकड़ी की तलवार थी, वह वास्तव में उसमें देवी और अद्भुत शक्ति थी। तंतारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी, यानी अपने आप में एक रहस्य था उसमें। एक शाम तंतारा, इसे भी अंडरलाइन करोगे, याद रखोगे, एक शाम तंतारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। थक गया था, बहुत मेहनत की थी, इसलिए समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी, यानी ठंडी हवाएं आ रही थी। पक्षियों की सायकालीन चहचहाटे शहने शहने क्षीण होने को थी। शाम का समय था, इसलिए पक्षी आवाजें निकाल तो रहे थे, लेकिन वो भी धीरे धीरे कम हो रही थी। उसका मन शांत था। विचार मग्न तंतारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं से उसे एक मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। किसको सुनाई दिया? तंतारा को। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपने सुध-बुध खोने लगा। यानी गाना इतना उसको मुग्ध कर देने वाला था कि वह अपनी सुध-बुध खो देना, एक मुहावरा है, यानी होश खो देना। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। लहरों की एक प्रबल बल वेग के साथ, एक बल के साथ एक लहर आई और उसने उसकी तंद्रा, यानी जो आलस भरा हुआ था, उसको हटा दिया। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से गीत के स्वर बह रहे थे। यानी जैसे ही उसको होश आया, वह उसी ओर चल पड़ा जिस ओर से उसको गीत के स्वर सुनाई दे रहे थे। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। ये एक श्रृंगार गीत था। अचानक उसकी एक नजर एक युवती पे पड़ी जो शाम के सौंदर्य में समुद्र के डूबती हुई देह पर एक आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। वह गीत कौन सा गीत था? श्रृंगार गीत था। उसे ज्ञात ही नहीं हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। युवती को पता तक नहीं चला कि एक अनजान युवक जो है वो उसे निहारे जा रहा है। एकाएक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। अचानक से एक समुद्र में से पानी की ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। लहर किसे भिगो गई थी? उस युवती को जो गाना गा रही थी। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। जैसे ही युवती को उस समुद्री लहर ने भिगोया, वह एकदम से हड़बड़ा गई और उस हड़बड़ाहट में वह गाना भी भूल गई। वह संभल ही नहीं पाई कि अचानक उसके कानों में एक आकर्षक, एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? तंतारा ने विनम्रता पूर्वक कहा।
उस युवती को तंतारा ने कहा कि आपने एकदम से इतना सुंदर गाना, इतना मधुर गाना बीच में क्यों छोड़ दिया? अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई, यानी वह एकदम से आश्चर्यचकित हो गई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। युवती ने अपने आप को संभाल लिया और बेरुखी के साथ जवाब दिया, पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं हूँ, ये तुम भी जानते हो। युवती ने कहा कि तुम कौन हो, पहले मुझे ये बताओ, और इस तरह के प्रश्न करने वाले तुम होते कौन हो मुझसे? ये बात तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि एक दूसरे गांव के युवक और युवती इस तरह से किसी भी तरह की कोई बात नहीं कर सकते हैं। तंतारा मानो सुध-बुध खोए हुए था। तंतारा अपने होश गंवा चुका था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। उसने उसके पूछे गए प्रश्न का जवाब तो नहीं दिया और अपना प्रश्न ही दोहराया। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। तंतारा वामिरों की बात ही नहीं सुन रहा था। वह अपने ही प्रश्न दोहराए जा रहा था। वह वामिरों से बार-बार एक ही प्रश्न किए जा रहा था कि तुमने बहुत सुंदर कंठ पाया है, तुम्हारा गाना बहुत मधुर था, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, युवती ने कहा, कि जो प्रश्न मैंने किया है उसका जवाब ये तो नहीं हुआ है। सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। फिर से वह तंतारा अपनी ही बात को, अपने ही प्रश्नों को दोहराए जा रहा था। तंतारा मानो सम्मोहित था, यानी वो उस युवती पर मोहित हो गया था, फिदा हो गया था। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच न सकी। उसने पुनः विनय की, यानी ढंग से उसने अपनी उस युवती के प्रश्न को सुना ही नहीं होगा कि वापस उसने प्रार्थना की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। यानी वो एक ही रट लगाए हुए था कि गाना गाओ। युवती झुंझला उठी, वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, धीरता की भी हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, गीत गाओ, गाओ, गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव के नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। तंतारा को मानो कुछ होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। युवती उस पे झुंझला उठी थी। क्या कहने लग गई थी? दृढ़ता की भी हद है। जब पता है कि ये हमारे दोनों गांवों के नियमों के विरुद्ध है, उसके बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, एक ही राग अलाप रहे हो, गीत पूरा करो, गीत पूरा करो। तो जैसे ही युवती मुड़कर जाने लगी, तंतारा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो एकदम संभलता है, युवती के सामने खड़ा हो जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है, मुझे माफ कर दो। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। तंतारा ने व्यवस्था में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी, यानी एक प्रार्थना थी, सच्चाई थी उसके चेहरे पे। वामीरो, एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। युवती ने अपना परिचय इस तरह से दिया, वामीरो, वामीरो, वामीरो। वाह, कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? तंतारा ने याचना भरे स्वर में कहा, यानी प्रार्थना करते हुए, याचक के रूप में उसने उससे कहा कि कल भी आओगी ना यहाँ पे? नहीं, शायद कभी नहीं, वामिरों ने अन्य मनस्कारता पूर्वक कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे तंतारा के वाक्य गूंज रहे थे, वामिरो, मेरा नाम तंतारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा।
जरूर आना। यानी तंतारा इस तरह से वामीरो को कह रहा है। वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। तंतारा उसे जाते हुए निहारता रहा। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर तंतारा से मुक्त होने की एक झूठी झटपटाहट थी। यानी वह नहीं चाह रही थी कि वह उससे अलग हो जाए, लेकिन फिर भी वह वहां से गुस्सा करके अनमने मन से निकल पड़ी। एक झल्लाट में उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार तंतारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने तंतारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही तंतारा उसके सामने एक अलग से रूप में आया। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोच रही थी। यानी तंतारा को देख के, तंतारा के बारे में वामीरो ने भी बहुत सारे किस्से सुन रखे थे, लेकिन उसका व्यक्तित्व जिन किस्सों में सुना था वह बिल्कुल अलग था। और जब वह वामीरो के सामने आया तो बिल्कुल अलग था। लेकिन वामीरो के ने जैसे युवक के बारे में कल्पना की थी Who is Nagendra Singh Chauhan? यानी कि तंतारा ने ये नगेंद्र सिंह चौहान कौन है? हु इज नगेंद्र सिंह? आप 10th बी में हो बेटा? हेलो, नो मैम। कौन